हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पार्ट पर चर्चा करेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया के। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका होती है, और हमने इसे कृषि के क्षेत्र में देखना शुरू किया था। और मैंने आपको बताया था कि उत्पादन से लेकर विपणन तक कृषि क्षेत्र में जो आईसीटी है उसकी भूमिका क्या होती है। तो उत्पादन वाले क्षेत्र को हमने कवर किया था, और अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि विपणन में आईसीटी की क्या भूमिका होती है, मार्केटिंग में आईसीटी की क्या भूमिका होती है। तो आज हम देखेंगे विपणन में आईसीटी की भूमिका, है ना, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग। विपणन में आईसीटी की क्या भूमिका है। अब देखें, ये जो विपणन है, विपणन या मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये जो आपका पूर्ण जो कृषि श्रृंखला होती है, कृषि श्रृंखला जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, इस कृषि श्रृंखला का एकदम अंतिम पड़ाव होता है, फाइनल, है ना, अंतिम पड़ाव होगा। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर चेन इज मार्केटिंग। और चूंकि ये अंतिम पड़ाव है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इस विपणन में आईसीटी की भूमिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखें कि हमारे देश में कृषि के लिए, मतलब कृषि के अंतर्गत कृषकों के लिए, अगर हम देखें कृषकों के लिए जो उनके उपज हैं उनका व्यापार यानी उनकी जो खरीदी बिक्री है, हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा है कि विपणन कैसे होगा, अच्छे से कैसे होगा। लेकिन आईसीटी ने काफी हद तक जो विपणन संबंधित भूमिका है या विपणन की जो समस्या है किसानों के समक्ष, उनको दूर करने का प्रयास किया है और विपणन में अपनी भूमिका को निभाया है। अगर हम भूमिका को देखना शुरू करें तो इसकी भूमिकाएं अगर हम देखेंगे, रोल अगर हम देखें कि किस तरीके से आईसीटी ने आपका विपणन में अपनी भूमिका निभाई है, तो देखें जो सबसे पहला रोल है आईसीटी का, जो सबसे फर्स्ट एकदम प्राइमरी रोल है, वो है आपका पारदर्शी एवं एकीकृत मंडी की स्थापना। पारदर्शी एवं एकीकृत मंडी की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड यूनिफाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चर। पारदर्शी एवं एकीकृत मंडी की स्थापना, इसमें आईसीटी की क्या भूमिका रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा। भारत में अगर हम कृषि मंडी का विकास देखें, कृषि मंडी का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट देखें, तो इसे 3 चरणों में हम समझ सकते हैं। कृषि मंडी के विकास को देखें, भारत में सबसे पहले एपीएमसी कृषि मंडियों की स्थापना हुई। एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। तो सबसे पहले जो मार्केट बनाए गए कृषि के लिए वो थे आपका एपीएमसी मार्केट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। ये सबसे पहले बाजार बनाए गए। क्यों बनाए गए? आप देखें कि एक किसान जो है, कृषक, वो अपने उत्पादों को, उपज को उत्पन्न करता है, खेती करता है, और अंत में उसे क्या करना होता है, इसे बेचना होता है ना, मतलब खरीदार को बेचना है, बायर को इसको बेचना है। लेकिन किसान को जो विपणन है वो करने नहीं आता, मार्केटिंग करने नहीं आता। वो तो गांव का व्यक्ति है ना, उसने अनाज का उत्पादन किया, वो मार्केटिंग उसकी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि एपीएमसी
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी की स्थापना किया और इसके अंतर्गत कृषक और खरीदार के बीच में एक एजेंट को बैठाया गया। मतलब ये जो एपीएमसी है, जिसको हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मार्केट कमेटी बोल रहे हैं, ये जो है किसानों के लिए क्या करेंगे, बायर से मोल भाव करेंगे, मतलब किसानों की तरफ से बार्गेनिंग ये करेंगे। इस तरीके से एपीएमसी के अंतर्गत किसान और खरीदार के बीच में एक बिचौलिया, एक एजेंट को बैठाया गया, जो एजेंट किसानों के परिप्रेक्ष्य में क्या करता था, आपका इनके लिए मार्केटिंग करता था। ये एपीएमसी मार्केट है, पहला चरण है। याद रखें, जो एपीएमसी मार्केट है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। तो जो एपीएमसी मार्केट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो मार्केट कमेटी है, ये राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित होते हैं और विशेष कानून के तहत स्थापित होते हैं राज्य सरकारों के। चूंकि कानून के तहत स्थापित होते हैं, इसलिए जो एपीएमसी मार्केट है एक स्टैट्यूटरी मार्केट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। ये सांविधिक संस्था, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी की स्थापना हो गई। ये प्राथमिक बाजार थे एकदम, जो राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित होते थे। इसमें एजेंट की व्यवस्था की गई और एजेंट की व्यवस्था इसलिए किया गया ताकि वो किसानों के हितों को सुनिश्चित कर सकें, बाजार में खरीदार के समक्ष किसान के हितों को सुनिश्चित कर सके। लेकिन हुआ ये कि जो किसान के हितों को सुनिश्चित करने के लिए जिन एजेंट को रखा गया था, वो स्वयं क्या करने लगे, मोनोपोली चलाने लगे, है ना। किसानों के हित की बात ना करके स्वहित की बात करने लगे। यानी जो ये एजेंट थे, एजेंट जो थे, ये अपनी मोनोपोली चलाने लगे, मतलब अपने हिसाब से तय करते थे, किसानों को फायदा होता नहीं था। इसलिए 21वीं सदी के एकदम प्रारंभ में यह तय किया गया कि किसानों के लिए एक मॉडर्न मार्केट की स्थापना की जाएगी, आधुनिक बाजार की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए मॉडर्न मार्केट एक्ट 2003 लाया गया, है ना। मॉडर्न मार्केट एक्ट 2003 लाया गया 2003 में। एपीएमसी से ऊपर करके, मतलब एपीएमसी की कमियों को दूर करने के लिए मॉडर्न मार्केट एक्ट लाया गया, आधुनिक बनाने के लिए। बाजार तो आ गए एपीएमसी, अब इनको आधुनिकता से जोड़ना है। आधुनिकता से कैसे जोड़ेंगे, जब किसान अपनी बात खुद करे। एक व्यक्ति मॉडर्न है ना, इसका मतलब यह है कि वो अपनी बात खुद कह सकता है। इस मॉडर्न मार्केट एक्ट के अंतर्गत जो कृषक है और जो खरीदार हैं, उनके बीच में से ये जो एजेंट थे, इनको समाप्त कर दिया। ये जो एजेंट हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। ये मॉडर्न मार्केट कमेटी थी। तो प्राथमिक तौर पर बाजार की स्थापना हुई, एपीएमसी। बिचौलिए एजेंट जो थे वो मोनोपोली चला रहे थे अपनी, इसलिए एजेंट को समाप्त करके 2003 में मॉडर्न मार्केट एक्ट लाया गया। और अब जरूरत इस बात की थी कि बाजार आधुनिक तो हो रहे हैं, लेकिन बाजार कैसे हो, इजीली एक्सेसिबल हो, और पूरे देश में। अब एपीएमसी क्या है, हर देश में, हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो अब आवश्यकता ऐसी थी कि जो कृषि बाजार है वो पूरे देश में एक हो, है ना, हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, पारदर्शी हो। और इस तरीके से वर्तमान में ई नैम, है ना, की स्थापना की गई है। और इसके तहत जो बाजार है, बाजार इसे डिजिटल बाजार में परिवर्तित किया गया है ना। डिजिटल बाजार का जो कृषि बाजार है उसको डिजिटल स्वरूप में लाने के लिए जो वर्तमान कॉन्सेप्ट लाया गया है वो ई नैम है। यानी जो कृषि बाजार है, जो एपीएमसी मार्केट, ये जो एपीएमसी मार्केट है, मॉडर्न एक्ट से क्या कर दिया गया, एजेंट को समाप्त कर दिया गया। अब ये हर राज्य में अलग अलग होते हैं, तो सारे राज्य के एपीएमसी को आपस में जोड़ने के लिए, आईसीटी के थ्रू जोड़ने के लिए ई नैम को लाया गया है, ई नैम, है ना। और इस तरीके से आईसीटी का प्रयोग करके सारे एपीएमसी, मतलब अलग अलग राज्य की जो कृषि मंडियां हैं, एपीएमसी कहने का मतलब हर राज्य की जो कृषि मंडियां हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए एक एपीएमसी कॉन्सेप्ट लाया गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को जोड़ने के लिए ई नैम का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और यह है आपका ई नैम। और ई नैम किसके माध्यम से जोड़ेगा, आईसीटी के माध्यम से। तो ये विपणन में आईसीटी की भूमिका है। थोड़ा समझते हैं कि ई नैम क्या है। देखें, अगर हम ई नैम की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी
कोविड-19 में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जो कोविड-19 से लड़ने में भी मदद करेगा किसानों की। तो ई नैम, अगर हम सबसे पहले ये जानना चाहें कि आखिर ई नैम क्या है, तो देखें इसका पूरा नाम अगर हम देखेंगे तो ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया। नैम में एन से है नेशनल, ए से है आपका एग्रीकल्चरल और एम से है आपका मार्केट। इस तरीके से ई नैम जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसका पूरा नाम जो है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। एपीएमसी इसके पहले होते थे, हर राज्य के लिए कृषि मंडियां अलग अलग होती थी। अब सारी कृषि मंडियों को जोड़ करके राष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार बनाना, राष्ट्रीय कृषि बाजार है ना बनाना इसका उद्देश्य। मतलब एक राष्ट्र, वन नेशन, एक कृषि बाजार, वन एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है ना, की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला या चरितार्थ करने वाला कृषि बाजार है ना। ये ई नैम जो है ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है। देखें ई नैम क्या है, पैन इंडिया मतलब संपूर्ण भारत, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेड पोर्टल है। मतलब ई नैम क्या है, एक कृषि पोर्टल है। पोर्टल का मतलब होता है जिस स्थान पर सारे लोग आकर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, खरीदी बिक्री कर सकते हैं, मतलब जहां पर सारे कार्य को संपन्न किए जाते हैं, है ना। द डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द एप्लीकेशन शैल बी परफॉर्म्ड नोन एज पोर्टल। तो ये एक पोर्टल है जहां पर कृषि से संबंधित, कृषि बाजार से संबंधित, विपणन संबंधित सारे कार्यों को डिजिटली किया जा सकता है और ये संपूर्ण भारत के लिए है। तो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल इसे कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें आईसीटी के माध्यम से सभी एपीएमसी, एपीएमसी शब्द है इसका मतलब राज्यों की कृषि मंडियां, सभी एपीएमसी को जोड़ा या जोड़े जाने की योजना है ना। जितने भी आपका एपीएमसी मार्केट है, जो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, उन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, इसके लिए ये लाया गया है। आप एक चीज ध्यान दें कि ये जो ई नैम है, ई नैम, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी, ठीक है ना। 14 अप्रैल 2016 दिस ई नैम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। 14 अप्रैल 2016 को इस जो ई नैम पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई है। जब शुरू किया गया तब प्रारंभ में इसकी शुरुआत जो है केवल 8 राज्यों से की गई थी और प्रारंभ में केवल 21 मंडियां थी, है ना। 21 मंडियां मतलब 8 राज्यों के 21 एपीएमसी को जोड़ा गया था इसके अंतर्गत। जबकि अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपका 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 585 मंडियों को ई नैम में जोड़ दिया गया है। तो शुरुआत 21 मंडियों से हमने किया, वर्तमान में ई नैम के अंतर्गत 585 कृषि मंडियों को जोड़ा गया है, 585 कृषि मंडियों को जोड़ा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी से कितना है 100 और छत्तीसगढ़ से 14 एपीएमसी को क्या किया गया, कृषि मंडियों को ई नैम के तहत जोड़ दिया गया है। तो ये आपका ई नैम प्रोजेक्ट है। भूमिका क्या है, किस तरीके से इसकी चीजों को हम देखें। ई नैम की अगर हम भूमिका देखना चाहेंगे, रोल ऑफ ई नैम इन रूरल इंडिया और इन एग्रीकल्चर, अगर हम इस तरीके से देखना चाहें तो आप इसमें देखें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ई नैम में वर्तमान में कुछ बदलाव किए गए हैं, है ना। वर्तमान में कुछ बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव आपका 2020 मार्च में ही किए गए हैं, है ना, कोविड-19 को देखते हुए। ये इसकी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं।
वर्तमान बदलाव यह है कि इसमें 3 मॉड्यूल को लाया गया, 3 नए फीचर्स इसमें लाए गए हैं ई-नैम में। ये फीचर्स क्या है? ये फीचर्स हैं ENWRs, एक है आपका FPO मॉड्यूल और एक है आपका लॉजिस्टिक मॉड्यूल। ये 3 मॉड्यूल इसमें लॉन्च किए गए। ENWRs है ना, तो नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। यहां जो NWRS है इसका फुल फॉर्म है, N से है आपका नेगोशिएबल, W से है आपका वेयर हाउस और R से आपका रिसिप्ट यानी रसीद जो होता है, और E है, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इस चीज को तो आप समझ ही रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक NWRS है ना, ये NWRS नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। एक है आपका FPO मॉड्यूल। FPO में F है आपका फार्मर, P है आपका प्रोड्यूसर और O है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर प्रोड्यूसर मॉड्यूल और एक है आपका लॉजिस्टिक मॉड्यूल। ये 3 नए फीचर्स ई-नैम में लाए गए जो इसकी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। क्या भूमिका सुनिश्चित करते हैं? देखिए ये क्या है, NWRS क्या है। इसके तहत NWRS के अंतर्गत जो कृषक है वो अपनी उपज को वेयर हाउस में, जो वेयर हाउस है वहां पर रख सकता है। वेयर हाउस में रख सकता है मतलब जो भंडार गृह होंगे वहां पर रख सकता है अनाज को। अब वहां पर ये रखेगा, तो वहां पर जब रखेगा तो वहां से इसे क्या मिलेगा? एक NWRS मतलब नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, एक रसीद मिलेगी कि इसका सामान कहां पर है, इस वेयर हाउस में। मतलब अगर किसान के पास अनाज ज्यादा है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वेयर हाउस में छोड़ सकता है, बाद में बाकी जो भी चीज होगी उसकी ट्रेडिंग वगैरह जो भी होगी वहां से देखा जा सकता है। और इसके लिए ई रिसिप्ट भी दिया जाएगा, उसको ऑनलाइन रिसिप्ट दिया जाएगा। इस रिसिप्ट के तहत इसकी जो सबसे बड़ी भूमिका यह है कि अब किसान आने जाने से बचा, उसको अपने अनाज को कहां रखेगा इतने समय तक, इस समस्या से बचा। अब समस्या से बचने के बाद उसको ई रिसिप्ट भी मिल गया है, मतलब ऑनलाइन रिसिप्ट भी मिल गया है। अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो उस रिसिप्ट को दिखा करके, अगर बैंक से लोन भी लेना चाहता है तो बता सकता है कि मेरे पास इतना अनाज पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट वो लोन भी क्लेम कर सकता है। तो ये ENWRS है, ये आपका NWRS के तहत वो लोन ले सकता है। तो ये एक व्यवस्था इसमें लाई गई है। दूसरा है FPO मॉड्यूल, फार्मर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। किसान और उत्पादनकर्ता के संगठन का मॉड्यूल है। अब देखिए किसान और उत्पादनकर्ता की समस्या क्या है? ठीक है, वेयर हाउस में रख दिया गया, लेकिन वेयर हाउस में रख देने मात्र से तो किसान की समस्या दूर होगी नहीं। किसान को क्या चाहिए कि उसका जो अनाज है, जो उपज है, उसको बेच सके, वो उसको सेल आउट कर सके। तो FPO मॉडल जो है ये किसान को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा देता है कि जहां पर उत्पादन हुआ है, जहां पर उसका अनाज रखा हुआ है, वहीं से वो डायरेक्ट क्या कर सकता है? सेल आउट कर सकता है। वहीं से डायरेक्ट सेल आउट कर सकता है। उसके लिए केवल उसको क्या करने की जरूरत है? उसके पास जो भी अनाज है उसका एक पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा ई-नैम की वेबसाइट पर जाकर। वो अपनी तस्वीर डाल देगा, जैसे OLX पर अपन देखते हैं कोई भी सामान उसमें पिक्चर को अपलोड करते हैं, ऑनलाइन में अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको बेचा जा सकता है। तो FPO मॉड्यूल क्या कहता है कि इसमें फार्मर या प्रोड्यूसर, किसान या कोई भी उत्पादन करता जो है, वो अपने अनाज या जो भी चीज उसके पास है, कमोडिटी जो भी है उसके पास में, उसकी एक पिक लेगा और उसको किस पर डाल देगा? आपका अपलोड कर देगा वेबसाइट पर। जो बायर्स है वेबसाइट पर देख करके सीधे क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो समझे इस बात को, एक किसान ने अपना अनाज उत्पादन किया, वो कहां रखेगा? तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, NWRS मतलब वेयर हाउस में रख सकता है। अब बेचेगा कैसे? तो वेयर हाउस में रखा, वहीं से डायरेक्ट सेल आउट कर सकता है ऑनलाइन। और डायरेक्ट सेल आउट कैसे करेगा? तो वो अपनी पिक्चर अपलोड कर देगा।
अब समस्या यह है कि वो वहां पर रखेगा कैसे? भाई खेत से है, खेत से वहां पर रखेगा कैसे? किसान को आना जाना पड़ सकता है। या फिर बेचेगा कैसे? बेचेगा तो कोई आएगा सामान लेने और ले जाने के लिए, तो बेचेगा कैसे? तो उसके लिए लॉजिस्टिक यानी परिवहन मॉड्यूल को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी आपका लॉजिस्टिक जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा प्रदान करते हैं, उन सबको क्या कर दिया जाएगा? ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। योजना यह है कि इसके तहत 3,75,000 के आसपास ट्रकों को जोड़ा जाएगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन डायरेक्ट आपने वेयर हाउस में जमा करवा दिया, ट्रक आएगा, वेयर हाउस लेकर जाएगा, वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा हुआ है, आपने ऑनलाइन उसकी ट्रेडिंग कर दी, ट्रेडिंग करने के बाद उसको अगर बायर्स तक पहुंचाना है तो भी क्या हो जाएगा? वहां से लॉजिस्टिक मॉड्यूल के माध्यम से सीधा चला जाएगा, आपको कहीं पर भी आना जाना नहीं पड़ेगा। तो ये ई-नैम की भूमिका है। इसके अलावा ई-नैम की और भी ढेर सारी भूमिकाएं हैं। जैसे ई-नैम का एक कॉल सेंटर है 1800 आपका 2700244, ये टोल फ्री नंबर है 1800-270-0244। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जो उत्पाद है उनके विपणन संबंधित जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। जो भी उत्पाद है, जो भी प्रोडक्शन है, उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जा सकती है कि उत्पादन का ये मूल्य क्या है, अधिकतम मूल्य क्या है, न्यूनतम मूल्य क्या है, किस बाजार में भेजा जाएगा, किस तरीके से भेजा जाएगा। ई-नैम के संदर्भ में सारी जानकारी जो है इस कॉल सेंटर पर कॉल करके निभाई जा सकती है। और इस तरीके से जो आपका ये जो ट्रेड पोर्टल है, ये जो ई-नैम है, ये देश में एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना कर रहा है। ये आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो ये है आपका ई-नैम। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ई-नैम पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई उत्पाद कितना है, कोई भी कमोडिटी है उसके मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस क्या है, किस मंडी में कौन सी कमोडिटी मिलेगी। लेकिन ये जानकारी ई-नैम पर कैसे अपलोड होगी, उसमें भी आईसीटी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आए देखें दूसरी भूमिका। पहली भूमिका हमने देखा अभी, उसके बाद दूसरी भूमिका देखते हैं। देखिए दूसरी भूमिका अगर हम देखेंगे तो जो दूसरी भूमिका है वो कैसी है? मांग से लेकर आपूर्ति के मध्य सभी स्टेक होल्डर्स के हित सुनिश्चित करना या हित सुनिश्चित करने में, देखें फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई, मांग से लेकर आपूर्ति के बीच में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सब के हितों को सुनिश्चित करने में भी आईसीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को आप बहुत आसान शब्दों में अगर ऐसा समझेंगे कि कोई भी चीज से प्रभावित होने वाले जितने भी लोग हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो अगर स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे हम तो मांग से लेकर आपूर्ति के बीच में 3 स्टेक होल्डर्स दिखाई देंगे। एक कृषक, फार्मर, किसान तो एक स्टेक होल्डर है। दूसरा खरीदार और तीसरा सरकार। 3 ये प्रमुख स्टेक होल्डर्स होंगे। एक किसान होगा, दूसरा खरीदार होगा और तीसरा सरकार होगी। मांग और आपूर्ति के बीच में 3 प्रमुख स्टेक होल्डर्स होते हैं। कृषक का हित क्या होगा? तो कृषक का हित होगा कि उसे मंडी की जानकारी मिले कि किस मंडी में उसका उत्पाद बिकेगा। दूसरा, मूल्य की जानकारी मिले कि उसके उत्पाद की अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या चल रही है। खरीदार को भी क्या चाहिए? नजदीकी बाजार की जानकारी चाहिए, नियरेस्ट मार्केट, मतलब किस बाजार में जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा अच्छा अनाज। दूसरा, इसे भी किसकी जानकारी होनी चाहिए?
कीमत की जानकारी होनी चाहिए, प्राइस जो है। और सरकार को क्या चाहिए, सरकार की भूमिका नियंत्रण करने की होती है। सरकार चाहेगी कि क्या करे, वो उस बाजार पर नियंत्रण कर सके। इन तीनों में ही आईसीटी जो है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी की इस भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कि किसान को मंडी की जानकारी मिल जाए, मूल्य की जानकारी मिल जाए, खरीदार को नजदीकी बाजार और कीमत की जानकारी मिल जाए, और सरकार बाजार पर नियंत्रण भी रख सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार ने आईसीटी का प्रयोग करते हुए एक नई संस्था की स्थापना की, एक नेटवर्क की स्थापना की, जिसे एग्री मार्क नेट कहा जाता है। तो आईसीटी की इन्हीं भूमिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एग्री मार्क नेट की व्यवस्था की। तो ये एग्री मार्क नेट है ना, एग्री मार्क नेट। अगर ये जानना चाहें हम कि ये क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखें, इसका जो पूरा नाम है एग्री मार्क नेट का, वो है आपका एग्रीकल्चरल मार्केट नेटवर्क। ठीक, एग्रीकल्चरल मार्केट नेटवर्क, एग्री मार्क नेट, इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चरल मार्केट नेटवर्क। नाम से स्पष्ट है, एग्रीकल्चर यानी कृषि, मार्केट यानी बाजार को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना। मतलब जितने भी कृषि बाजार हैं उनको कृषि बाजार को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना या माध्यम से जोड़ने के लिए यह योजना या ये जो है प्रारंभ किया गया, एग्री मार्क नेट। याद रखें, ये मार्च 2000 है ना, वर्ष 2000 में मार्च के महीने में इस एग्री मार्क नेट को लॉन्च किया गया था। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये एग्री मार्क नेट संचालित है। ठीक, तो है क्या, याद रखें, एग्री मार्क नेट एक एप्लीकेशन है, या आप ऐसा कह सकते हैं एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, जो बाजार, कृषि बाजार की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है ना, कंप्लीट नॉलेज प्रदान करेगा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर मार्केट, संपूर्ण जानकारी। जैसे संपूर्ण जानकारी में क्या क्या आएगा, जैसे देखें, नंबर 1, बाजार में पहुंचने वाले अनाज की जानकारी, मतलब बाजार में कौन कौन से अनाज है। दूसरा, उनकी मांग और आपूर्ति की जानकारी, डिमांड एंड सप्लाई, कितनी मांग है, कितनी आपूर्ति हो पा रही है। और तीसरा, उनकी अधिकतम व न्यूनतम कीमत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जब अधिकतम न्यूनतम कीमत, कितने उत्पाद मार्केट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारे आंकड़े जब हमारे पास रहेंगे या सरकार के पास रहेंगे, तो सरकार उनका क्या कर सकती है, विश्लेषण कर सकती है, डेटा को एनालाइज कर सकती है, और एनालाइज करके कृषि बाजार की बेहतरी में उसका प्रयोग कर सकती है। तो ये एग्री मार्क नेट जो है, इसकी भूमिका होती है। इस तरीके से एग्री मार्क नेट के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से एग्री मार्क नेट की स्थापना की गई, और ये इसकी भूमिका है। इसके अलावा तीसरी चीज अगर हम देखें विपणन में, तीसरा देखें, तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि विपणन में वित्तीय सहायता प्रदान करने में आईसीटी की भूमिका। विपणन में भाई कृषि में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बेचने खरीदने में कम बेसी जो भी चीज हुआ, तो विपणन के पश्चात भी या विपणन के दौरान भी या विपणन के पहले भी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी आईसीटी के माध्यम से संभव हुआ है। और इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। आप देखें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना
ये वर्ष 1998 में शुरू किया गया, 1998 में शुरू किया गया। दूसरी बात, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो याद रखें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना बैंक से कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है ना। क्रेडिट, नाम में ही क्रेडिट जुड़ा हुआ है। इसके तहत किसान को बैंक से ही क्या मिल जाएगा? क्रेडिट यानी उधार मिल जाएगा। बैंक से कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आसान तरीके से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। और वो आसान तरीका क्या है? तो आसान तरीका यह है कि इसमें किसानों को एक एटीएम कम डेबिट रुपे कार्ड दे दिया जाता है, रुपे कार्ड। और उससे किसान क्या कर सकता है? अपने पैसों को, जो केसीसी अकाउंट में जो पैसे आते हैं, उसको निकाल सकता है। तो ये एटीएम कार्ड यूज किसका हो गया? आपका आईसीटी का यूज हो गया। तो इस तरीके से किसान जो है केसीसी के तहत योजनाओं को, मतलब आसान तरीके से ऋण को प्राप्त कर सकता है। ये केसीसी है। अच्छा, इसकी अगर हम भूमिका देखें तो देखिए, सबसे बड़ी भूमिका जो है किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ना। किसान को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। इसके साथ साथ अगर हम कवरेज देखें, मतलब क्या क्या चीजों के लिए लोन ले सकता है केसीसी के अंतर्गत एक किसान जो है, तो सबसे पहला आपका खेती के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, है ना, खेती के लिए ले सकता है। इसके बाद खेती के बाद के खर्चे, पोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस, खेती के दौरान जो खर्च आ रहा है उसके लिए भी केसीसी में पैसे के लिए क्लेम कर सकता है। खेती के बाद के खर्चों के लिए क्लेम कर सकता है। तीसरा, उपभोग पर होने वाले खर्च, कंजम्पशन, एक्सपेंसेस ऑन कंजम्पशन, घर में खाने पीने पर जो खर्च हो रहा है, ये तमाम चीजों को, और इसके साथ साथ कृषि के लिए जो भी चीजें खरीदनी पड़ती है, बीज वगैरह, वो सारी चीजें किसमें आएंगी? आपका केसीसी के तहत ले सकती हैं। और किसान के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो वित्तीय आपदा की ही चुनौती होती है। और वित्तीय सहायता प्रदान करके इन तमाम तरीकों से आईसीटी जो है कृषि में अपनी भूमिका निभा रही है। तो ये सारी आईसीटी की कृषि क्षेत्र में भूमिका थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आईसीटी की ग्रामीण स्वास्थ्य में भूमिका को देखते हैं। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य में आईसीटी की भूमिका, रोल ऑफ आईसीटी इन रूरल हेल्थ। तो समझना है इसे कि जैसे जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आप देखें कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो बदलाव के दौर से गुजर रही है ना। एक ट्रांजिशन फेस है, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको लेकर के एक ट्रांजिशन फेस आया है। कैसे एक ट्रांजिशन फेस कैसे आया है? तो आप अगर देखेंगे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, है ना, हेल्थ सर्विसेज जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले संस्थागत हुआ करती थी। देखेंगे इसको, पहले जो है स्वास्थ्य सुविधाएं संस्थागत हुआ करती थी, जबकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं संस्थागत की बजाय सूचनात्मक होने लगी है। संस्थागत और व्यक्तिगत होती थी और अब धीरे धीरे ये सूचनात्मक के साथ साथ सामुदायिक होते जा रही हैं। इंडिविजुअल से कम्युनिटी वाइज होते जा रही हैं, सामुदायिक होते जा रही हैं। ये बदलाव आ रहा है। कैसे? संस्थागत कहने का मतलब है हॉस्पिटल। पहले अगर कोई बीमार हो तो वो हॉस्पिटल जाना जरूरी होता था। इंडिविजुअल मतलब जो बीमार है वो हॉस्पिटल जाएगा, वहां जाकर के ही क्या होगा, उसका इलाज हो सकता था। ये संस्थागत थी।
वर्तमान में सूचना तक इंफॉर्मेशन बेस्ड होते जा रही है, इंफॉर्मेटिव होते जा रही है। मतलब आईसीटी का यूज करके इंफॉर्मेटिव होते जा रही है। मतलब सूचनाएं प्राप्त करके, फोन से बात करके आप डॉक्टर से क्या कर सकते हैं, हालचाल ले सकते हैं। और अपना ही नहीं, समुदाय, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए भी आप पूछ सकते हैं कि मेरे घर में इतने इतने लोगों को ये तकलीफ है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। और इस तरीके से इस बदलते परिवेश में, मतलब जब हम देख रहे हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू इंफॉर्मेटिव एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू कम्युनिटी वाइज, कम्युनिटी बेस, अगर इस तरीके से अगर स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तन हो रहा है तो आईसीटी का प्रयोग करके हम इस परिवर्तन को और भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे? भूमिका मैं बता रहा हूं आपको, इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के 6 क्वालिटीज होती हैं, मतलब 6 गुणवत्ताएं होती हैं। इन गुणवत्ताओं को लाया जा सकता है आईसीटी के माध्यम से। भूमिका अगर हम देखें तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हेल्थ प्रिविलेजेस हैं, जो सुविधाएं हैं, उनमें ये 6 बातें होनी चाहिए तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मानी जाती है। मतलब इन 6 गुणवत्ताओं को बेहतर किया जा सकता है। कैसे? देखें, सबसे पहले 3E को पकड़े, 6 में से 3, ई। ई से एफिशिएंसी या एफिशिएंट, ई से इफेक्टिव, ई से इन्हेंसमेंट या इन्हेंस। इसके बाद 3 और इसको ऐसा पकड़े, PTS। पी से पेशेंट ओरिएंटेड, मरीज केंद्रित, रोगी केंद्रित। टी से टाइमलीनेस, टी से टाइमलीनेस। एंड एस से सफिशिएंट। ये 6 गुणवत्ताएं होती हैं, 6 गुणवत्ता होनी चाहिए किसी भी स्वास्थ्य सुविधा में। और वर्तमान बदलती स्वास्थ्य सुविधाओं में हम आईसीटी का प्रयोग करके ये 6 भूमिकाएं, मतलब आईसीटी ये 6 भूमिकाएं सुनिश्चित कर रही हैं, हमने ये समझना है। ई से एफिशिएंट, हम आईसीटी का प्रयोग करके एफिशिएंट इलाज कर सकते हैं। इफेक्टिव, मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंट कहने का मतलब यह है कि आईसीटी का अगर हम प्रयोग करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब एक व्यक्ति एक मरीज को जितने समय में देख सकता है, आईसीटी का प्रयोग करके एक ही समय में कई सारे मरीज को देख सकता है, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ज्यादा मरीज ठीक होंगे, इंटरेक्शन अच्छे तरीके से होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। ज्यादा लोग ठीक होंगे, एक साथ ठीक होंगे। इनहेंसमेंट, हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर बना सकते हैं। इनहेंस होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रमोट होंगी। भाई सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो 100 प्रकार की बीमारियां वहां पर ऑलरेडी हैं, आप उनके बीच में जाकर के इलाज करवाते हैं। तो जब रोगी कम होंगे तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य सुविधा इनहेंस ही मानी जाएंगी। इसके अलावा पेशेंट ओरिएंटेड, मरीज केंद्रित, जैसा मरीज है उसको वैसी स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती है, डायरेक्ट उसकी बातों को सुन करके उसका इलाज किया जा सकता है। टाइमलीनेस, मतलब समयबद्ध तरीके से, समय सीमा के भीतर उसका इलाज हो सकता है। और सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त इलाज हो सकता है। तो ये 6 भूमिकाएं आईसीटी स्वास्थ्य सुविधाओं में निभा रही है। और किस प्रकार से निभा रही है, तो आप देखेंगे कि आईसीटी का प्रयोग करके ही वर्तमान में 2 कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं। एक है आपका टेली हेल्थ सर्विसेज। आईसीटी का प्रयोग करके ही, मतलब टेली हेल्थ सर्विसेज इंश्योरिंग द रोल ऑफ आईसीटी इन रूरल हेल्थ। टेली हेल्थ सर्विसेज है ना, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा, ऐसा। और एक आप नाम सुनते होंगे टेलीमेडिसिन का। टेलीमेडिसिन, ये दोनों ही आईसीटी के माध्यम से ही संभव है। देखिए नाम में टेली जुड़ा हुआ है, टेली यानी टेली यानी क्या हो जाएगा, या तो आप इसको टेलीफोन भी समझ सकते हैं, टेली यानी दूरस्थ भी समझ सकते हैं।
इसके संदर्भ में आप टेलीफोन समझें। देखें, जब आईसीटी के माध्यम से समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, आईसीटी के माध्यम से जब समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं तो टेली हेल्थ सर्विसेज है। सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जब आईसीटी के माध्यम से दी जाए तो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब ये व्यापक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है टेली हेल्थ सर्विसेज जो। जैसे इसके अंतर्गत सभी सुविधाएं, मतलब इसके अंतर्गत आपकी चिकित्सा भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगा, इसके साथ साथ आपको मेडिकल की भी जानकारी दी जाएगी, मतलब कहाँ पर कौन सा मेडिकल है। इसके साथ साथ आप में जागरूकता लाने का भी प्रयास किया जाएगा, है ना। आपका जो रोगी का ज्ञान जो होगा, उसको नॉलेज को भी इंप्रूव किया जा सका। तो टेलीफोन के माध्यम से रिगार्डिंग हेल्थ जितने भी प्रकार की जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे मेडिकल की जानकारी हो, ठीक, चाहे नॉलेज हो रोगी का, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज होती हैं। जैसे आप अभी वर्तमान में एग्जाम्पल देख भी रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से सरकार बार बार ये कह रही है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप जाएं, ठीक है। आम चीज़ों पर आप सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी डॉक्टर से टेलीफोनिक सजेशन ले सकते हैं। तो जब आप टेलीफोन पर डॉक्टर से कोई भी प्रकार की जानकारी लेते हैं, ये सब टेली हेल्थ सर्विसेज में आएंगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप भी लाया है। आरोग्य सेतु ऐप के अंतर्गत आपको आपकी जानकारी दी जा रही है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, है ना, आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो ये तमाम प्रकार की जितनी भी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड जानकारी प्रदान करती है, वो आपका टेली हेल्थ सर्विसेज में आएंगे। टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन को कहते हैं दूरस्थ चिकित्सा, है ना। याद रखिए, जो टेलीमेडिसिन है, जो दूर के और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर शहर की गुणवत्ता परक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा आईसीटी, इंटरनेट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाना ही क्या है? आपका आईसीटी है। इसको आप ऐसा समझ लें कि ये जो टेलीमेडिसिन है, ये टेली हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है ना। टेलीमेडिसिन जो है टेली हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है। टेलीमेडिसिन जो होगा टेली हेल्थ, मतलब क्योंकि टेली हेल्थ सर्विसेज में सभी प्रकार की सेवाएं आएंगी और टेलीमेडिसिन में केवल क्लिनिकल सर्विसेज है। मतलब क्लिनिक में जब आप जाते हैं, जो भी आपकी बीमारी वगैरह होती है उसको दूर करने के लिए डॉक्टर्स जो करते हैं, वो क्लिनिकल सर्विसेज कहलाती हैं। तो क्लिनिकल सर्विसेज थ्रू आईसीटी के माध्यम से रिमोट एरिया में प्रदान करने के लिए जो सुविधा शुरू की गई है, वो आपका टेलीमेडिसिन है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे आपने वो पिक्चर देखा होगा जो 3 इडियट जो पिक्चर बनी हुई थी, उसमें जो डिलीवरी करवाता है आमिर खान साहब जो डिलीवरी करवाते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो इंटरनेट के माध्यम से लैपटॉप में देख करके, वो प्योर जो है एग्जाम्पल था किसका? आपका टेलीमेडिसिन का। तो टेलीमेडिसिन बेसिकली वही चीज़ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट एरिया में या आईसीटी के माध्यम से जो चिकित्सकीय सुविधाएं वो उपलब्ध करवाना। याद रखिए, टेलीमेडिसिन में क्लिनिकल क्यों है? जैसे आप क्लिनिक में जाते हैं, एक डॉक्टर आपको सुविधा देता है, यहां पर भी एक डॉक्टर ही आपको टेलीमेडिसिन के अंतर्गत सारी सुविधाएं दे सकता है। उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने के बाद ही कोई भी डॉक्टरी का कार्य कर सकता है, चिकित्सा कार्य कर सकता है। तो आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वही टेलीमेडिसिन दे सकते हैं। और इस तरीके से आईसीटी ने ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहां तक हमने देखा। अब इसके आगे हमें आगे बढ़ना है और इसे हम देखेंगे